बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, हर हुकूमत और हुक्मरान यही कहता है कि वो IMF से छुटकारा हासिल करेंगे और किसी सूरत भी IMF की डिक्टेशन को कबूल नहीं किया जाएगा। ये हुकूमत भी जब इक़्तिदार में आई तो उस वक्त ये ऐलान किया गया कि ना IMF के पास जाएंगे ना IMF की डिक्टेशन को कबूल करेंगे। लेकिन रफ्ता रफ्ता सारी वो डिक्टेशंस कबूल भी कर रहे हैं और जो फैसले कर रहे हैं उसमें भी IMF का कहीं ना कहीं अमल दखल है। कर्जे भी लिए और साथ साथ हदायत भी IMF से ली जा रही हैं। अब एक बार फिर जो है शरह सूद में 1.5% इजाफा कर दिया गया। वो कहा जा रहा है कि ये इस वक्त IMF की शराइत पर यह इजाफा किया गया है। क्या इसके नतीजे में मुल्क की मैशत बेहतर होगी या IMF की जितनी शराइत हैं वो पाकिस्तानी मैशत के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं? इसके साथ साथ पाकिस्तान में इकानमी के हवाले से जो दावे किए जाते हैं कि अब मैशत बेहतरी की तरफ जा रही है, वाकई कोई ऐसे इंडिकेशन हैं कि मैशत बेहतरी की तरफ जा सकती है या महज हुकूमत के इदाद शुमार हैं जो अवाम को धोखा देने के लिए हमेशा से इस्तेमाल किए जाते हैं? इसका आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। मेरे साथ मौजूद है मुल्क के मुमताज़ माहिर मुआशियात जनाब डॉक्टर शाहसन सदीकी साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। डॉक्टर साहब, आप बड़े नाकद रहे जब शरह सूद में कमी की गई थी, यकलख्त बड़ी कमी की गई थी और आप समझते हैं कि इससे बैंकों को, बैंकिंग सेक्टर को एक बड़ा फ़ायदा पहुँचाया गया। लेकिन आज 1.50% शरह सूद में इजाफा कर दिया गया। इससे क्या आप समझते हैं, अब क्या बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं? पता ही नहीं। देखिए, मैं आपसे एक बात अर्ज कर दूं, ये इसमें IMF के ऊपर डालना ये बड़ी ज्यादती है। IMF का जो हदफ है वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, मईशत को तबाह करना है। मगर मैं आपको चंद ऐसी फिगर दूंगा जो ये साबित कर देगी कि अगर IMF का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जबरदस्ती उनके खाते में ना डालें। मैं जिस वक्त ये बात कर रहा था कि इन्होंने शरह सूद में जबरदस्त कमी की है, तो उसमें बुनियादी तौर पर इन्होंने फायदा पहुंचाया था बिजनेस कम्युनिटी को। उसका नतीजा मैंने कहा था तब ही आएगी। अब मैं 4 फिगर्स आपको देना चाहता हूं जो हुकूमत और स्टेट बैंक की है, मेरी नहीं है। 4 महीने के अंदर जो गुजरे हैं, जुलाई से अक्टूबर, इसमें हमारा इंपोर्ट्स हुई है $25 अरब, जो कि सस्ते कर्जे दे रहे थे, लोगों ने गैर जरूरी इंपोर्ट्स कर ली। ये बनती है $75 अरब सालाना, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। तिजारती खसारा 4 महीने में हुआ है $15 अरब, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। जारी हिसाबात का खसारा $5.1 अरब, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। ये उससे भी ज्यादा है जो 2018 में जब इन्होंने कहा था मईशत दिवालिया हो रही है और अब हम जारी हिसाबात का खसारा कम करेंगे, तो आपने तो अब उससे ज्यादा कर दिया और मईशत की शरह नमू जो है वो 5.5 से अब आके 4% के करीब आ गई है। एक चीज, रुपए की कदर, जो असल बात तबाही की है, वो रुपए की कदर गिराई गई है, गिरी नहीं है। वो अगर मैं आपसे यर्ज करूं कि मई से अब तक, मई 2021 से अब तक 23 रुपया फी डॉलर गिर गया। ये बनता है 46 रुपया सालाना। तो इसका पिछली हुकूमत से इसलिए ताल्लुक नहीं है, ये तो 2.5 साल के बाद हुआ है, मई से अब तक। अगर मैं आपसे यर्ज करूं कि इस हुकूमत के आने से पहले जो 10 साल थे, एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, उसमें रुपया गिरा था 5.6 रुपया सालाना, 5.5, और अब गिर के अब ये 23 से 24 रुपए 6 महीने में गिर गया। ये है असल तबाही, जिसकी वजह से तिजारती खसारा और मईशत तबाह हो गई। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या शरह सूद, जी प्लीज आप मुकम्मल कर लें। मैं एक बात स्टेट बैंक को ये पता है कि उन्होंने ये जो की कमी की है, बहुत इजाफा किया है, बहुत ज्यादा ताखीर से किया है, और इन पॉलिसियां जो उन्होंने अपनाई है उसके नतीजे में ये बहुत कम है। इसलिए उन्होंने अगली मीटिंग रख ली है 19 दिसंबर को, यानी 1 महीने से पहले। वही जो मैं कह रहा था, ये तो मैंने तो कल कह दिया था कि इनको 2% इजाफा करना पड़ेगा, रिकॉर्ड पर है ये, इन्होंने उससे कम किया है। तो 19 दिसंबर को इन्होंने मीटिंग रख ली है। तो मैं जो आपसे ये बता रहा था कि अब आज मैं स्टेट बैंक का वेबसाइट देख रहा था, उसमें उन्होंने IMF की रिपोर्ट बताई है कि भारत में मईशत की शरह नमू है 9.2%, हमारी ये 4% होगी। आपको भी पता, मुझे भी पता। फिर उसमें ये बात कह दी है स्टेट बैंक की वेबसाइट में IMF का कि भारत में अफरात ज़र है 4.5%, हमारे यहाँ 9.2%। अब जब आप खुद ही कह रहे हैं कि खत्ते में हमारा सबसे जो है कम महंगाई है दुनिया की में है, तो अब ये तो हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमारी दुगनी है, श्रीलंका से भी ज्यादा है, बांग्लादेश से भी ज्यादा है। अब स्टेट बैंक के वेबसाइट में है कि भारत, तो इसका मतलब क्या है कि बुनियादी खराबी हमारी पॉलिसियों में है। अब देखिए, मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, बिजनेस कम्युनिटी नाराज है, वो शोर कर रहे हैं। आप देखें, पाकिस्तान में एक तूफान आया हुआ है,
लेकिन वो ये नहीं बताते कि वो जो मराद चाहते हैं जी जी वो कहाँ से दें, क्योंकि चेक चोरी हो रही है। मैं 4 फिगर बाद में आपको दूंगा, अभी नहीं दे रहा। ठीक अभी है। सिर्फ एक बात आपको बता, ये जो कुछ शरह सूद कम करके मईशत तरक्की की और ये तिजारती खसारा हुआ, 675 अरब रुपए तो उन्होंने डिपॉजिटर से खींचे हैं कानून तोड़कर, और कौमी बचत स्कीमों से देगा। तो कब तक आवाम से कानून तोड़कर आप रकम देके सस्ते शरह सूद पे कर्जे देकर और ये तिजारती खसारा और रुपए की कदर गिराते रहेंगे? ये तो खुदकशी थी। तो कुछ ना कुछ तो करना था, वो था स्ट्रक्चरल इस्लाहात। वो इस्लाहात जो स्टेट बैंक भी तैयार नहीं है और हुकूमत भी तैयार नहीं है, जिसकी वजह से तबाही आ रही है। इसलिए कभी ठीक नहीं होगा। मैं सिर्फ एक जुमला कह दूं, आने वाले महीने में महंगाई भी बढ़ेगी और शरह नमू सुस्त होगी। डॉक्टर साहब, ये शरह सूद बढ़ने से क्या अंदरूनी और बैरूनी कर्जों में भी इजाफा होगा? नहीं, वो होता है रुपए की कदर जब आपने गिराई थी उससे जबरदस्त इजाफा होगा रुपए की कदर गिराने से। इसमें तो ये होगा कि हुकूमत जो मुल्की कर्जे लेती है, बैरूनी नहीं, मुल्की कर्जे जो है उसमें जो अभी मेच्योरिटी जिनकी नहीं आई उसमें शरह सूद जो है बढ़ जाएगा। लेकिन करोड़ों खातेदारों के साथ जो जुल्म हो रहा था वो कुछ कम होगा। अब भी जुल्म रहेगा, कानून अब भी टूटता रहेगा, लेकिन कुछ कमी हो जाएगी। और हुकूमत को कुछ ना कुछ कौमी बचत स्कीमों में बेवाओं यतीमों के जो उन्होंने रेट्स कम कर दिए थे उसमें थोड़ा सा इजाफा होगा, लेकिन आज भी वो अफरात ज़र की शरह से कम रहेंगे, जो आईन पाकिस्तान की शिक 3 की खिलाफ वर्जी है। आप मनफी शरह से लोगों को मुनाफा नहीं दे सकते, ना खातेदारों को दे सकते न। तो सवाल तो ये है कि आपने जो मईशत हमारी, अगर मैं ये कहूँ कि हमारा ग्रोथ रेट तो 4 साढ़े 5 है, भारत का जो है 9 है, बांग्लादेश का हमसे ज्यादा है, कहीं तो कोई खराबी है। तो बिजनेस कम्युनिटी जब कोई बात करे तो ये जरूर बता दे हुकूमत कहाँ से दे। जब आप टैक्स भी देना नहीं चाहते, हुकूमत अखराजात कम नहीं करना चाहती, करप्शन नहीं करना कम करना चाहते हैं, कर्जे लेके और सिर्फ आईएमएफ के ऊपर डालना ये बड़ी ज्यादती है। आईएमएफ जरूर लेकिन डॉक्टर साहब, ये अगर 1.5% इजाफे से जो सरमायाकारी है, जो कहा जा रहा था कि इस वक्त खासतौर पे प्रॉपर्टी सेक्टर में और हाउसिंग सेक्टर में जो इजाफा हुआ था उसमें कमी वाकई नहीं होगी? सरमायाकार सरमाया मार्केट में लगाने की बजाय इस वक्त जो है वो बैंकों में रखेंगे? नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पहली तो बात मैं आपको बता दूं कि सब कुछ करने के बावजूद मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, स्टेट बैंक की रिपोर्ट में है। 2019 में जो बैरूनी सरमायाकारी आई, 2020 में जो आई, 2021 में जो आई, वो 2018 से कम थी। 2018 में हाईएस्ट थी, उसके बाद गिरी है। हमारे यहाँ जो सरमायाकारी जिस कंस्ट्रक्शन सेक्टर की आप फरमा रहे हैं, पहले बता दूं रिकॉर्ड पर है, कई हजार अरब रुपए का चोरी का पैसा, स्मगलिंग का पैसा प्रॉपर्टी में लगा है। 20 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ में रजिस्टर हो रही है। अब आपने ये कहा जी काला धन उसमें लगा दें, आज भी है, इजाजत है। तो जब काला धन वहां लग रहा है और वो बेतहाशा मुनाफा कमा रहे हैं, टैक्स फ्री मनी है, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला? आपने तो टैक्स की चोरी करके वो पैसा वहां लगाया है, रिश्वत का है, स्मगलिंग का है। तो मैं नहीं मानता इस बात के लिए कि उसमें कोई फर्क पड़ेगा। और बिजनेस कम्युनिटी जो है वो पास ऑन कर देगी वो ताजरों को और सनतकारों को, क्योंकि आज की तारीख में मैं आपको बता दूं, मैं रिकॉर्ड से साबित कर सकता हूँ, कई हजार अरब रुपया हुकूमत और स्टेट बैंक और दूसरे इदारों की गैर कानूनी और इस्तेसाली पॉलिसियों से मुतवस्सित और गरीब तबके से मालदार और अमीर तबके पर मुंतकिल, ताकतवर तबकों पर मुंतकिल हो रहा है। कई हजार अरब रुपया सालाना। ग्रोथ रेट सबसे कम हमारा, तालीम और सेहत में खर्चात सबसे कम, शरह नमू हमारी कम, अफरात ज़र हमारा खित्ते में सबसे ज्यादा, बरामदात GDP हमारा खित्ते में सबसे कम। तो सवाल, और ये सरमायाकारी आ नहीं रही है, तो आप क्या समझते हैं कि रेमिटे, अगर मैं 4 फिगर दूं तो कौम की जो है वो 14 तबक रोशन हो जाएंगे। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कुछ फिगर, अगर आपके पास टाइम है तो देखिए, जो 8 साल गुजरे हैं पाकिस्तान में, 8 साल पिछले, मैं एक हुकूमत का बात नहीं कर रहा ताकि ये ना हो, 8 साल में 221 अरब डॉलर का तिजारती खसारा हुआ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि 4 साढ़े 4% शरह नमू के लिए ज़री मुल्क है, उसमें 221 अरब डॉलर का तिजारती खसारे का क्या काम है? जरा बता तो दें क्यों हुआ ये? इसलिए हुआ कि आप बरामदात बढ़ाना नहीं चाहते, गैर जरूरी इंपोर्ट्स कर रहे हैं, उसको आप रेमिटेंस से पूरा कर रहे हैं, वो 111.4 का। तो 221 अरब डॉलर की अगर 8 साल में तिजारती खसारा हुआ तो जरा बता तो दें कि फिर जो मईशत को नहीं गिरो कर रही, नंबर 1। अब इसको पूरा कैसे किया? हमारी जो रेमिटेंसेज आई हैं वो आई हैं 8 साल में तकरीबन, आपको मैं एग्जैक्ट फिगर देना चाहता हूँ, 168 अरब डॉलर की। 221 अरब डॉलर का खसारा है, 168 अरब डॉलर की तरसीलात हैं 8 बरसों में। इसको स्टेट बैंक ने कम से कम 8 दर्जन दफा कहा है कि कारकुनों की तरसीलात।
मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, स्टेट बैंक को पता है कि जो कारकुनों की छोटी छोटी तफसीलात हैं बहुत आई होंगी तो 30 अरब डॉलर की है। बाकी तो ये 160 138 अरब डॉलर हैं, ये तो इनकम टैक्स 111.4 है, मालदार तबकों का पैसा है, कुछ इन्वेस्टमेंट है, जिससे कई सौ अरब रुपए का टैक्सों में नुकसान है। एफबीआर के चेयरमैन कई मरतबा ये कह चुके हैं कि इससे हमें जबरदस्त नुकसान हो रहा है 111.4 के तहत, और ये पैसा वापस जा रहा है, पाकिस्तान नहीं रुकता। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर 86 बिलियन डॉलर्स की तरसीलात इस 3 साल 3 महीने में आ गई, 3 साल 3 महीने में 86 बिलियन डॉलर्स, 30 अरब डॉलर के आपके बैरूनी कर्जे बढ़े हैं, तो ये 116 अरब डॉलर है कहाँ, जरा बता तो देना फिर। वेयर इज दैट 116 बिलियन डॉलर्स कहाँ है? वो तो नजर नहीं आ रहा, कोई प्रोजेक्ट नहीं बन रहा, कुछ नहीं कर रहा। एक तो ये फिगर हमें जहन में रखनी चाहिए, जिसकी जो तबाही हो रही है। दूसरी फिगर मैं आपको बता दूं, ये है कि पिछले 27 वर्षों में हमने 175 अरब डॉलर, 175 बिलियन डॉलर्स लोगों ने क्या किया है? मुल्की कानून है जिसको कोई बदलने के लिए तैयार नहीं है। चोरी का पैसा, स्मगलिंग का पैसा, जायज पैसा, नाजायज पैसा, उस पैसे से मार्केट से डॉलर खरीदे, उसको फॉरेन करेंसी अकाउंट पाकिस्तान में बैंकों में जमा कराया और उस पैसे को बाहर भेज दिया, वो वाइट हो गया। कौमी खजाने में 1 रुपया जमा कराए बगैर हमने 175 अरब डॉलर जो है 27 वर्षों में पाकिस्तान से बाहर भेज दिया। अगर मेरे मुल्क में आज अगर कर्जा 130 अरब डॉलर का है, तो क्या ये किसी को नजर नहीं आ रहा कि अगर ये 175 अरब डॉलर नहीं जाता तो ये मईशत तबाह नहीं होती, कर्जा ही नहीं होता? फिर आपको किसी एक और फिगर में आपको दे दूं, देखिए 10,000 अरब रुपए हमारी टैक्स पोटेंशियलिटी है, हम 3,500 का सालाना कम वसूल कर रहे हैं, नंबर 1। और दूसरे ये कि 70% आना चाहिए इनकम टैक्स पर और 30% आना चाहिए इनडायरेक्ट में। हम क्या कर रहे हैं? 70% ले रहे हैं इनडायरेक्ट जो आवाम को दिया जाता है। ये तमाम चीजें हैं जो आवाम को कुचल के मईशत को स्लो कर रही। कर्ज तो खित्ते में हम सबसे पीछे चले गए हैं, महंगाई सबसे ज्यादा है, शरत ये बेसिक है जिनको कोई डिनाई नहीं कर सकता, न चैलेंज कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। शाह हसन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कारकुनान, पुराने कारकुनान पार्टी छोड़ रहे हैं, पार्टी से भाग रहे हैं, और वजह क्या बयान करते हैं कि पार्टी ने न सिर्फ उन्हें नज़रअंदाज किया बल्कि हुकूमत की कारकर्दगी पर भी बहुत से सवालात उठा रहे हैं। हमारे साथ होंगे एक दरीना कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने मुकाबला किया था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, लेकिन उसके बाद पार्टी के साथ उन्होंने जो कुछ वफादारी की उसका सिला क्या मिला। नूर हयात कलियार हमारे साथ मौजूद होंगे सरगोदा से, और एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। हमारे साथ मौजूद हैं नूर हयात कलियार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सरगोदा से। और सरगोदा में जब इमरान खान साहब गए, मुमताज़ कालू साहब और नूर हयात कलियार साहब के अलावा कोई उन्हें उस वक्त वेलकम करने को तैयार नहीं था। पार्टी के लिए उनकी खिदमात को फरामोश तो नहीं किया जा सकता, लेकिन क्योंकि उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ का उस वक्त मुकाबला किया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी उम्मीदवार सरगोदा की इस नशिस्त पर, जो उस वक्त NA 68 थी, मुकाबला करने को तैयार हो। तो इस लिहाज से नूर हयात कलियार ने मैदान में उतरकर मियाँ नवाज शरीफ का, मुस्लिम लीग नून के सरबराह, उनका मुकाबला किया, लेकिन आज उन्होंने पार्टी को खैरबाद कह दिया। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि वह हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी पर मायूस भी हैं, उन्हें दुख भी है, उन्होंने पार्टी के लिए बड़ा किरदार अदा किया, लेकिन आज अपने साथियों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से कारकुन मायूस हैं, पुराने साथी मायूस हैं। जब वो लिस्ट देखते हैं वज़रा की, मशीरों की, और जो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द बैठे हुए लोग हैं, तो उन्हें गुस्सा भी आता है, तकलीफ भी होती है कि पार्टी के लिए कुर्बानियाँ देने वाले कारकुन आस्ता आस्ता साइड लाइन कर दिए गए। नूर हयात कलियार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। ये फरमाइएगा कि आपने तो बड़ा सख्त एक मुकाबला मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, आपने गलबन 40,000 से ज़ायद वोट भी लिए, पार्टी से गिला शिकवा इस हद तक पहुंच गया कि आज आपने इस्तीफा दे दिया? मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे अपने चैनल पे लिया और मुझे अपनी बात पहुंचाने का मौका दिया। सर, गुजारिश ये है कि मैं आपको थोड़ा ब्रीफ बता दूं कि मैंने तहरीक इंसाफ को 2008 में ज्वाइन किया था। 2011 में मेरी फैमिली, जो कि मेरे एल्डर्स थे, से उनको मैंने 2 साल मोटिवेट किया। फिर 2011 में इमरान खान साहब मेरे गाँव सरगोदा तशरीफ लाए और हमने पूरी फैमिली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया। और हमारी पहली सिला सरगोदा में पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने इमरान खान साहब को ज्वाइन किया। जब 13 का इलेक्शन आया, मीनार पाकिस्तान का जलसा हुआ लाहौर में, वो गलबन 2011 सितंबर में हुआ था, हम लोग जून में शामिल हुए थे। उसके बाद बहुत सारे के लोग जो थे पॉलिटिशियन
जब 2013 का इलेक्शन आया और मियां मोहम्मद नवाज ने हल्के से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया तो सब दौड़े। एक मैं बचा और मैंने सबका बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह ताला मैं भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ूंगा। तो मेरे से जो बन पाया मैंने लड़ा और तकरीबन मैंने 46,800 के करीब वोट हासिल किया। उसके बाद लॉकडाउन था, धरना था, मेरे पास जो कुछ बना है मैंने पार्टी के लिए काम किया। 2018 के इलेक्शन में खान साहब ने मुझे खान साहब ने बुलाया, खान साहब ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे जिन नजरियाती कारकुनों की हमें बड़ी ज़रूरत है, तो तुम लोग जो है इलेक्शन ना लड़ो, इंशाल्लाह ताला जब हुकूमत बना लेंगे तो हम जो है ना सबको साथ लेके चलेंगे। लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली मैंने उसके बाद खान साहब के हुक्म के मुताबिक पीटीए के कैंडिडेट्स की सपोर्ट कर दी। मेरे उनको दिया गया जिनका पीटीए से कोई ताल्लुक नहीं था, उनके रोकते सर। उसके बाद मेरे से जो कुछ बन पाया मैंने उनकी सपोर्ट की इलेक्शन में। नूरियत कलियार साहब, अगर आपको दोबारा कॉल में आते शायद आपकी थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है आवाज़ में। नूरियत कलियार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अब साबिक हो चुके हमारे साथ मौजूद हैं सरगोदा से। जैसे कि कलियार साहब बता रहे थे कि उन्होंने मुकाबला किया था मियां नवाज शरीफ का। उस वक्त कोई भी उस हल्के से NA 68 से मियां नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन 2018 के इलेक्शन में इमरान खान साहब ने कलियार साहब से कहा कि आप इलेक्शन में हिस्सा ना लें और इलेक्शन के बाद जब पार्टी की हुकूमत बनेगी तमाम पुराने कारकुनों को अकोमोडेट किया जाएगा, उनको साथ लेके चला जाएगा। लेकिन नूरियत कलियार साहब ये बताइएगा कि 18 के इलेक्शन में आपको टिकट भी ना मिला, आपने फिर भी पार्टी का साथ दिया, तो उसके बाद इमरान खान साहब से कोई रब्ता हुआ? मेरा इमरान खान साहब से डायरेक्ट रब्ता आज से तकरीबन 6 माह पहले हुआ था। एक दोस्त के वसातत से मैं खान साहब को जाके मिला था इस्लामाबाद में। वो भी फंक्शन था, 2 साथ ले गए, कोई मतलब प्रॉपर उस पर टाइम बना के नहीं गया था, बस वो एक जगह मुलाकात होगी। तो मैंने खान साहब ने मुझे बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया, मेरी बात सुनी, लेकिन मैंने तफादात बयान किए, अपने वर्कर्स के तफादात बयान किए, अपने जो हमारे इशू थे इलाके के वो उनको बयान किए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात होगी, मतलब उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मुझे पार्टी की तरफ से। यानी पार्टी ने उसके बाद ना कभी आपको बुलाया, ना आपसे बातचीत की, ये गवारा ही ना किया कि नूरियत कलियार साहब से भी पूछा जाए कि आप उस वक्त हमारे चैंपियन थे सरगोदा में, अब आप किस साल में हैं? पार्टी ने कभी मुशावरत भी नहीं की आपसे? नहीं सर, अनफॉर्चुनेटली हमारा ये इशू है कि जब हमारे कोई साहब किसी सीट पे पहुंच जाते हैं पार्टी के अहदेदार, तो सबसे पहले उनका काम ये होता है कि बाकी जो वर्कर होते हैं, जो नीचे के लोग होते हैं, उनको तो वो समझते हैं कि जैसे ये कोई टिश्यू पेपर हैं जिनको इस्तेमाल कर लिया, इनकी जरूरत हमें नहीं दी। तो इमरान खान साहब ने भी जहमत गवारा नहीं की जब आप 6 माह पहले मिले, उसके बाद कोई रब्ता करने की? कलियार साहब नाराज हैं, आपने ये उनको मैसेज कन्वे किया कि मैं नाराज हूँ, पार्टी छोड़ना चाहता हूँ, या लीडरशिप से आपने बात की हो? सर देखिए, बात ये है कि मेरा डायरेक्ट रब्ता तो खान साहब से नहीं है, नाम उनसे एक्सेस है, लेकिन पार्टी के हमारे जो लीडरान हैं, हमारे जो सूबाई तंजीम है या हमारी मरकजी तंजीम है, उन तक दाए बगाए मेरी कोशिश होती थी कि व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज के जरिए, फोन के जरिए रब्ता रहे, लेकिन वो भी कोई मेरे मैसेज का या मेरे व्हाट्सएप का कोई जवाब देना मुनासिब नहीं तरीके से। यानी मियां नवाज शरीफ के हल्के में इलेक्शन लड़ के 46,000 से ज्यादा वोट लेने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा अपनी लीडरशिप से इंक्लूडिंग इमरान खान साहब से मिल भी नहीं सकता? नहीं, अनफॉर्चुनेटली सर कोई ऐसा सीन नहीं है। मैंने कोशिश की थी कई दफा, तो वो भी मेरे बांध दोस्त है मेरे, वो भी जब साथ लेके चले जब मेरी मुलाकात होगी, अलावा टाइम वगैरह करके या एक प्रॉपर तरीके से मेरी कोई उनसे रब्ता नहीं है। तो अब आप बाकायदा मुस्ताफी हो गए हैं, आपके सारे कारकुनान जो आपके साथी थे, सारे आपकी पूरा खानदान जो शामिल हुआ था PTI में, सब वापस चले गए? मलिक साहब, मैं गुजारिश करूँ सर आपको थोड़ा ना, ये जो मेरे जाती मसले हैं ना, ये सेकेंडरी थिंग, ये एक मतलब एक सेकेंडरी चीजें हैं। बेसिकली सर अगर मैं अपनी जात के लिए कुछ कर रहा होता, अपॉर्चुनिस्ट होता, तो मैं 2018 में इलेक्शन लड़ लेता। अगर खान साहब ने टिकट नहीं दिया था तो मैं रिकॉर्ड पे कह दूँ मुझे PMLN की तरफ से सूबाई टिकट की ऑफर थी, तो मैंने उनको रिफ्यूज कर दिया सिर्फ खान साहब के कहने पे। खान साहब ये नहीं कहेंगे ये टिकट नहीं दी तो ये छोड़ गया। मैं बिल्कुल अपॉर्चुनिस्ट नहीं हूँ, और मैंने 3 साल जो गुजारे हैं, यकीन माने मैंने आंसू गुजारे हैं कि हमारा मुल्क जो है बेहतरी की तरफ चला जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मसाइल जो हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मसला जो हमारा महंगाई का है, गरीब आदमी की महंगाई का है, वो हल होने का नाम नहीं ले रहा। किसान जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। अब यकीन माने आज आप चले जाएं मार्केट में चेक कर लें, DAP खाद का रेट जो है वो 9500 रुपये है, यूरिया खाद का रेट 2400 रुपये है। और ये खाद कैसे डलेगी, ये किसान बेचारा डाल सक नहीं रहा। लेकिन कलियार साहब हम इमरान खान साहब को सुनते नहीं है जब वो तकारीर करते हैं, TV पर आते हैं, वफाकी वज़रा आते हैं, वो कहते हैं महंगाई इतनी नहीं जितनी बयान की जाती है, मीडिया खामखा हाइप क्रिएट कर रहा है,
ना मुल्क के अंदर इतने मसाइल हैं जिसका मीडिया जिक्र करता है। मलिक साहब देखिए, हम लोग जो है ना, हम लोग ट्राइबल की सियासत नहीं करते सर। हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को गमी खुशी में शरीक होते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, सोशल वर्क करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप मेरे इलाके में जाके चेक कर लें, जितना मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ कोई और बंदा इतना सोशल वर्क नहीं कर रहा सर। ये भी आवाम की खिदमत के लिए। और यकीन माने सर, जो अवाम है वो इससे बहुत ज्यादा परेशान है। हमारा पीटीआई का वर्कर जो है सर, यकीन माने मैं शहरी पार्टी 2 साल पहले या साल पहले छोड़ देता, लेकिन हमारा जो पीटीआई का वर्कर है वो इतना ज्यादा मुखलिस, इतना ज्यादा प्यार वाले लोग हैं सर, वो उनकी इंतहा नहीं है। शायद उनका दिल ना टूटे, मैं अब तक ये चला आ रहा था पार्टी में सर। और वो बेचारे जो हमारे दिल, हम लोगों ने, मैं भी वर्कर ही हूँ, हम लोगों ने कांधों में बैठ के खान साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचाया था, लेकिन बदकिस्मती से मैं कह रहा हूँ कि वर्कर बेचारे की कोई कदर, कोई इज्जत नहीं है सर। यानी आप समझते हैं सरगोदा में पार्टी के बहुत से कारकुनान पार्टी छोड़ना चाहते हैं या छोड़ रहे हैं? तो देखिए, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे साथ काफी वर्कर से रब्ता किया है पीटीआई के, मैंने कहा नहीं भाई, आप लोग जहाँ हैं वहाँ हैं, आपका अपना है, मेरा अपना है। मेरा जब मैं और कुछ नहीं कर सकता, जो हमारे थोड़ी जो हमारे महंगाई है या किसानों के मसाइल हैं या लॉ एंड ऑर्डर है, तो मैं जब ये कर सकता हूँ मैं खुद रिजाइन कर रहा हूँ, और मैं किसी और पार्टी को ज्वाइन भी नहीं कर रहा था। तो वापसी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी का कुछ चांस है कलियार साहब? देखिए, अगर ये काम वापसी वाला होता तो मैं रिजाइन ना करता। मैं को ब्लैक मेलर नहीं हूँ, या मेरा मकसद वो नहीं है कि एक दफा रिजाइन करके कुछ लेके दोबारा आ जाऊँ, नहीं सर, वो मेरा जमीन ही नहीं है ना, मैं बिल्कुल वापस आऊँगा। आपके इस्तीफा सामने आने के बाद भी किसी ने रब्ता नहीं किया आपसे? नहीं सर, अभी तक मुझसे किसी रब्ता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। नूरियत कलियार साहब हमारे साथ मौजूद थे। नूरियत कलियार साहब वो हैं कि जो अपने इलाके में सोशल वर्क भी करते हैं, अवामी खिदमत भी करते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि 2013 के इलेक्शन में जब मियां नवाज शरीफ ने सरगोदा से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा इस हल्के से इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन नूरियत कलियार साहब ने ये इलेक्शन लड़ा, मुकाबला खूब किया, 46,000 से ज़ायद वोट हासिल किए, लेकिन उसके बाद 3 साल तरसते रहे अपने लीडर से मिलने के लिए, अपनी क़यादत से मिलने के लिए, अवामी मसाइल के लिए, लेकिन उन्हें आज मायूसी हुई, पार्टी को खैरबाद कह गए। बहुत से कारकुनान और बहुत से पुराने साथी पार्टी को छोड़ने को हैं, पार्टी पर एतराज़ उठा रहे हैं कि पार्टी ना अवामी मसाइल हल कर सकी है, ना कारकुनों से रब्ता कर सकी है। अब देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से अपनी क्या पॉलिसी बदलती है या नहीं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनाब अमजद शुएब साहब। उनसे पूछेंगे क्योंकि आज से जनरल फैज़ हमीद साहब कोर कमांडर पेशावर बन गए और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम ISI के नए सरबराह बन गए। क्या इदारे के ओहदेदार के इदारे के सरबराह बदलने से पॉलिसियाँ भी बदलती हैं या उसी तरीके से चलती रहती हैं? फिर ख़ास तौर पे अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के हवाले से अफवाज पाकिस्तान का और इन इदारों का एक अहम किरदार रहा है। ये किरदार हमेशा से रियासत को सपोर्ट करने के हवाले से हावी रहा है। अफराद आते जाते रहे हैं, लेकिन रियासत के लिए इदारों का किरदार हमेशा से अहम रहा है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, बात करेंगे जनरल अमजद शुएब साहब से। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद, हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। जनरल फैज़ हमीद साहब आज ISI से रुखसत हुए, कोर कमांडर पेशावर बन गए और जनरल नदीम अंजम नए सरबराह होंगे। शख्सियात की तब्दीलियों से इदारों की पॉलिसी पर कोई फ़र्क आता है जनरल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पॉलिसी पे फ़र्क नहीं आता, लेकिन अप्रोच पे फ़र्क आ सकता है, उसके मेथोडोलॉजी पे फ़र्क आ सकता है, तरीकाकार पे फ़र्क आ सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव वही रहते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं बदले जाते। तो वो बहुत कुछ ये कि आप समझ लीजिए कि इंडिविजुअल जब तब्दील होते हैं तो बाज़ चीज़ें उनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड होती हैं और बाज़ चीज़ें जो वो बिल्कुल पर्सनालिटी की वजह से वो उस तरह करना चाहते हैं जो बाहर बहुत ज़्यादा नुमायां नहीं होती, बहुत ज़्यादा उनका चर्चा नहीं होता, लेकिन पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, गोल्स वगैरह आपके वही रहते हैं, वो आपने अचीव करने हैं, उसमें तब्दीली नहीं आती। जनरल साहब, जनरल फैज़ हमीद साहब बड़े एक्टिव थे, बड़ा एक्टिवली उन्होंने किरदार अदा किया उनके दौर के अंदर, ख़ास तौर पे रीजन के अंदर जो सूरत हाल थी। अब भी शायद सूरत हाल वैसी है। जनरल नदीम अंजम साहब के बारे में कहा जाता है कि बड़े प्रोफेशनल हैं, लेकिन धीमे धीमे अपना काम करते हैं। ISI का जो स्ट्रक्चर है, इसमें सरबराह की तब्दीली से भी कोई पॉलिसी पर फ़र्क पड़ सकता है? नहीं, सरबराह के बदलने से कोई नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स उनको गवर्नमेंट ने दिए होते हैं
उनको मिलिट्री साइड से ऑब्जेक्टिव मिले होते हैं, एयरफोर्स के, आर्मी के, नेवी के, और इसी तरह हुकूमत ने अपने ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं इंटरनेशनल, उसमें फॉरेन ऑफिस के साथ बड़ी कोऑर्डिनेशन, फॉरेन पॉलिसी के गोल्स वगैरह अचीव करने के लिए। बुनियादी काम तो उनका यही होता है कि वो मुल्क के दिफा और फॉरेन पॉलिसी को कंट्रीब्यूट करते हैं। लिहाजा उसके लिए जो उनको ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं वो उन्होंने हासिल करने हैं। उस तरीकाकार में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। बाकी तो आपको पता है कि जितने भी आगे आपके फील्ड वर्कर हैं, डिप्लॉयड हैं, वो वही हैं और उनमें कोई तब्दीली नहीं होगी। वो वही होंगे जो पहले से काम कर रहे थे फैज साहब के लिए, अब वो इनके लिए भी करेंगे। जनरल साहब, मौजूदा सियासी हालात में जनरल नदीम साहब को क्या कदम फूंक फूंक पर रखने पड़ेंगे या वो भी जनरल फैज हमीद की तरह फ्रंट पर खेलेंगे? देखिए, ये जरूरी नहीं कि फ्रंट फुट पे खेलें, ये पर्सनैलिटी के साथ थोड़ी चीजें बदल जाती हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ऑब्जेक्टिव तो जो उनको असाइन किए गए वो वही होंगे और वो उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसमें एक चीज जो है वो जो मैं समझता हूँ वो ये है कि फैज हमीद खासे पुराने इस फील्ड में थे, उनका ये दूसरा टेन्योर था और वो काफी चीजें पहले भी हैंडल कर चुके हुए थे। अब भी वो उनको अच्छा वक्त मिल गया, तो उस लिहाज से वो जरा थोड़ा एटीज थे। इनको मेरा ख्याल है काम को समझते, कैचअप करते थोड़ा वक्त लगेगा और उसके बाद मेरा ख्याल है कोई मेन मुझे तब्दीली कोई खास नजर नहीं आती। हो सकता है कि ये पब्लिक की आंख से थोड़ा दूर रहें। बाज़ औक़ात बाज़ की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो पब्लिक में नहीं आना चाहते और होना भी यही चाहिए। अमूमन जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं उनकी शक्ल नहीं देखी होती, लोगों को बाहर पता नहीं होता, लेकिन काम वही होता है जो हुकूमत ने असाइन किया हुआ, आपने वही करना। जनरल साहब, अगर हम कौमी सलामती की बात करें, मुल्क की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करें, तो पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल थे उस पर अपोजिशन की सारी जमातों को आपने देखा कि ISI ने मुकम्मल ब्रीफ भी किया, सबको इकट्ठे एक टेबल पर बिठाया भी, लेकिन हमेशा ये देखा गया कि कौमी सलामती के इशूज़ पर भी वज़ीर आज़म ऐसे इजलास में शरीक नहीं हुए। ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं। एक्चुअली पॉलिटिकल ओनरशिप होनी चाहिए इन चीज़ों की। ब्रीफिंग बेशक ISI दे, ब्रीफिंग बेशक अवामी स्टाफ दें, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर की सुपरविजन में होनी चाहिए ताकि प्राइम मिनिस्टर कह सके कि ये सब कुछ जो कुछ ये बता रहे हैं, कर रहे हैं, इसमें मेरी अप्रूवल मौजूद है और वो उसकी ओनरशिप ले। पॉलिटिकल ओनरशिप के बगैर ये चीज़ें जो हैं वो हो सकता है कि पॉलिटिकल ओनरशिप मौजूद हो, सब कुछ पहले अप्रूवल ली हो, पहले प्राइम मिनिस्टर की ब्रीफिंग भी की गई हो, लेकिन उसके बावजूद पॉलिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनका जवाब प्राइम मिनिस्टर को देना चाहिए। वहां पे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या DG ISI को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये उनका प्रिविलेज नहीं है, उनकी फील्ड नहीं है ये। तो मजबूरन जब प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा तो फिर हर तरह के सवालात उनको ही जवाब देने पड़ेंगे, जो दुरुस्त नहीं। जनरल साहब, अगरचे जो है ISI के सबरा होने की हैसियत से जनरल फैज़ हमीद पर बहुत से सवालात भी उठे, तनकीद भी की गई, लेकिन जब भी अपोजिशन को या सियासी जमातों को ऐसी ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया जो कौमी सलामती से मुतल्लक हुई, उसमें तमाम सियासी जमातें, अपोजिशन की सारी जमातें शरीक हुई। आप समझते हैं कि इस वक्त आपकी पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल इश्यूज़ पर, कौमी सलामती के इश्यूज़ पर उनके अंदर कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है और वो इदारों के साथ खड़े हैं? मेरा ख्याल है कि कौमी सलामती के मामलात पे चूंकि ब्रीफिंग्स लेके उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता रहा है, उनके सवालात के जवाब दिए गए, उनको मुतमईन किया गया है, उनकी राय को शामिल किया गया है, इस वजह से उनमें मेरा ख्याल है इत्तफाक राय मौजूद है और वहां से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, भी नहीं और नहीं होगी। अगर आप ब्रीफ ना करें और बाला काम करें तो फिर उसमें मुश्किलात आ सकती हैं। यहाँ मेरा अपना ख्याल है कि चूंकि हर स्टेप के ऊपर आर्मी उनको कॉन्फिडेंस में लेती रही है और उनके सवालात के जवाब भी देती रही है, उनको सेटिस्फाई करते रहे हैं और रिजल्ट्स भी मुनासिब आते रहे हैं सामने आपके, तो इस वजह से उस पर मुझे लगता नहीं कि कोई इख्तिलाफ राय हो। जिस तरीके से जनरल साहब कुछ पिछले अरसे से देखा गया कि खासतौर पर इस्टेब्लिशमेंट जब इल्ज़ामात लगे सियासी मुदाखलत के, इस्टेब्लिशमेंट ने पुल आउट किया बहुत सारी चीज़ों से सियासी मुदाखलत से, क्या आपको लगता है कि अब नए सरबराह की तब्दीली के बाद भी ये जो है पॉलिसी जारी रहेगी कि सियासत के अंदर मुदाखलत ना हो? देखिए, मुदाखलत नहीं होगी, लेकिन बाज लोगों को, बाज पॉलिटिकल फिगर्स को ये सूट करता है कि ये अपने तौर पे वो तवज्जो दुनिया की हटा के, अपने अवाम की हटा के वो इस खेल पे लगाए रखें
क्योंकि वो फिर उसको एक डिफाई करके वो इमेज ये देते हैं कि वो बहुत बड़े क्रूसेडर्स हैं, वो एक बड़ी जंग लड़ रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट उनको जेर कर रही है वो पब्लिक सिंपथीज वगैरह लेने के लिए। वरना मेरा नहीं ख्याल कि इस स्टेज के ऊपर कोई एस्टेब्लिशमेंट या कोई चाहेगा कि वो अपने मुल्क की स्टेबिलिटी को दांव पे लगाए या स्टेबिलिटी को इस वक्त चैलेंजेस पेश आए। हालात पहले ही आपको पता है, मुश्किलात हमारी बेपनाह हैं, इकोनॉमी के इशूज बेशुमार हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इशूज भी हैं, और टेररिज्म खुदा खुदा करके कुछ कंट्रोल हुआ है। तो इस वजह से ये चाहेंगे नहीं कि ऐसा हो, लेकिन बहरहाल बाज़ पॉलिटिकल फिगर्स को ये सूट करता है कि वो कोई ना कोई ऐसा शोषण छोड़े रखें, तो वो मुनासिब नहीं करना नहीं चाहिए ये। बिल्कुल ठीक है। जनाब अमजद शेर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।